हेलो गाइज, मैं मनवा हिंदी और ये इस मनवा का थर्ड एपिसोड है। अगर आपने पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो अभी चैनल पर जाकर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे ही वो लोग बार पर पहुंचते हैं, शिन आ ने सबको बता दिया कि वो पर पर्सन सिर्फ 2 ड्रिंक्स ही अफोर्ड कर सकती थी। लेकिन उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये रात बस बाहर जाने और मजे करने के लिए थी। पार्किंग लॉट में हर तरह की लग्जरियस गाड़ियां लगी थी। उनके ड्राइवर्स नेचुरली अमीर थे। मीनवाइल शिंग वंग बस इस बात से एक्साइटेड था कि वह फाइनली उस फेमस फ्यू बार में एंटर कर रहा है जिसके बारे में उसने इतना सुना था। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें लाउड म्यूजिक ने वेलकम किया जो एक लाइव डीजे परफॉर्म कर रहा था और भीड़ बूथस और डांस फ्लोर पर पूरी तरह से हाइप्ड थी। वहां हर तरह का टचिंग हो रहा था जो नहीं था। चारों ने एक एम्प्टी बूथ में सेटल होके अपनी ड्रिंक्स को ऑर्डर किया। शिवा ने एक मार्गरीटा ऑर्डर की और बाकी सभी को भी जो चाहिए था वो लेने के लिए कहा। चिंग चिंग ने पिंक लेडी ली और हावन ने नॉन एल्कोहलिक लाइम मचटो ऑर्डर किया क्योंकि उसे बाद में गाड़ी चलानी थी। शिन आ क्वाइट ऑब्जर्व कर रही थी कि शिंग वांग क्या ऑर्डर करेगा। उसे लगने लगा था कि वो उस इंसान की तरह दिख रहा है जिसने कभी बार नहीं देखा। जब उसने उसे डेज से स्नैप आउट कराया ताकि वो अपना ऑर्डर दे तो शिंग वांग ने बस हाथ हिलाकर कहा कि कुछ भी चलेगा। शिन आ ने उसे एक लॉन्ग आइलैंड आइस्ड टी दिलवा दी, एक स्ट्रांग ड्रिंक जो किसी को ड्रंक करके सच बुलवाने के लिए परफेक्ट होती है। ये चुड़ैल हाथ धो करके शिंग वांग को गरीब साबित करने में लगी हुई थी। म्यूजिक तेज था, लोग ड्रंक थे और फ्लोर पर मजे कर रहे थे, अपने अपने ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए। शिवा ने एक स्पेशल बारटेंडर डेनी का जिक्र किया जो अमेजिंग लेकिन एक्सपेंसिव ड्रिंक्स बनाता था। हवन को पता था कि ये भी एक और स्कीम थी शिंग वंग से पैसे निकलवाने की। वो चाहती थी कि अगर शिंग वंग ये रिच होने का दिखावा कर रहा है तो उसे उसकी सच्चाई से फैस करवाया जाए। जब वो ये सब प्लान कर रही थी, शिवांग क्लब को ऑब्जर्व कर रहा था। ऐसे इन्फ्लुएंस ढूंढ रहा था जो फ्यूचर में पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स बन सकते थे ताकि और पैसे बनाए जा सके। शिवा को नजरअंदाज किया जाना पसंद नहीं था। जब फाइनली उसने उसकी तरफ देखा तो उसने प्रपोज किया कि चलो डाइस खेलते हैं ताकि बोर्ड डम खत्म हो। शिंग वांग ने इंटरेस्ट दिखाया और पूछा कि गेम कैसे खेला जाता है। शिन आ सिर्फ एक नॉर्मल डाइस गेम नहीं खेलना चाहती थी, उसे कुछ ज्यादा एक्साइटिंग चाहिए था। उसने कहा अगर हार गए तो एक पीस ऑफ क्लोथिंग उतारना पड़ेगा, लेकिन अगर स्ट्रिप होने से बचना है तो देकर बेल कर सकते हो। शिवांग इस औरत की ऑडेसिटी पर स्मर्क कर उठा। उसने उसे याद दिलाया कि वह पहले कंपनी का ऑपरेशंस मैनेजर हुआ करता था और उसे उसके सारे इंफो और स्किल्स के बारे में पता था। उसे पता था कि ये लड़की एक डाइस एक्सपर्ट थी। आम लोग उसे हरा नहीं सकते थे। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसका ह्यूमन और पैसे एक्सटॉर्ट करने का प्लान शुरू होने से पहले ही फेल हो गया, शिन आस्टंड हो गई। शिंग वंग ने बात आगे बढ़ा दी। उसे पता था कि ये लड़की क्या सोच रही थी। एक मियर ऑपरेशंस गाय जो महीने का कमाता है बिना ब्राइट फ्यूचर के रिच होने का दिखावा कर रहा था। उसे पहले से ही पता था कि शिन आ टॉक्सिक ट्रैश थी, लेकिन उसने चीजों को नजरअंदाज करने का सोचा ताकि उसकी हवन के साथ रात मजे में बीते। लेकिन इस चीज ने उसे इजी टारगेट बना दिया। वो नास टुपिड था ना ही पुश ओवर। उसे शिन आ की पूरी डिसेंस साफ नजर आ रही थी तो सिस्टम ने उसे रिवॉर्ड किया खुद के लिए स्टैंड लेने और किसी और की स्कीम को एक्सपोज करने के लिए। इससे उसे लाख का फायदा हुआ और उसका करंट बैलेंस मिलियन हो गया। शिंग वंग ने डिनायर फैमिली से नहीं आया था। शिना ने इसे तुरंत अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए ले लिया कि वो बस दिखावा कर रहा था, लेकिन उसने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की थी। अचानक वो डब बैक शिंग वांग गायब हो गया और उसने अपना पावर फ्लांट करना शुरू कर दिया। उसने डाइस खेलने के बजाय खुशी खुशी उसे लाख देने का ऑफर किया ताकि वो सारे कपड़े उतार कर बाहर से नेकेड बाहर निकल जाए। अनकंफर्टेबल होते हुए शिन आ ने डम जल एंड डिस्ट्रेस वाला रोल परफेक्टली प्ले किया। हावन ने बीच में आकर सिचुएशन को डिफ्यूज किया और शिंग वंग से कहा कि वो उसके साथ बैठकर थोड़ी देर खेल ले। जब उसने बैक ऑफ किया तो शिन आ ने फिर से शुरू कर दिया, उसे ये कहते हुए प्रोवोक किया कि उसके पास लाख केयरलेस वीडियो नहीं थे। उसने बस जवाब में पूरे बार को एड्रेस किया और सभी को लाख की ड्रिंक्स ट्रीट कर दी। अब यही
ट्रू मनी की डेफिनेशन होती है उसका गोल। डन कार्ड बार की लाइट्स में शिमर कर रहा था। एक फ्यू बार एम्प्लॉय ने जल्दी और डिस्क्रीटली उसका कार्ड स्वाइप किया और पेमेंट कंफर्म की शिंग वंग पर अब स्पॉटलाइट था। और लड़कियां और लड़के सभी उस बिग स्पेंडर की तरफ रिस्पेक्ट से देख रहे थे। किसी को भी फ्री ड्रिंक्स की पूरी रात की उम्मीद नहीं थी और उनमें से ज्यादातर पहले ही ड्रंक थे। पूरे बार को ड्रिंक्स ट्रीट करना जनरसिटी और एक्स्ट्रा वेगेंस का डिस्प्ले था। इसलिए सिस्टम ने शिंग वंग को लाख से ज्यादा का रिवॉर्ड दिया। ये नंबर थोड़ा ससी लगा। दो शिन आशौक थी जैसे ही उसने शिंग वांग को कैजुअली लाख स्ट्रेंजर्स पर फेंकते हुए देखा। वो उसके पास से गुजरते हुए बोला कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे नीची नजरों से देखती है। उसने कभी उसका रिस्पेक्ट हासिल करने का इरादा नहीं रखा था। उसकी नजरें कहीं ऊंची थी। आखिर का शिन आज ऐसी अनफॉरगिविंग लोग उसकी नजरों में सिर्फ चींटियां थी। उसे लोगों के वॉलेट्स में झांकने की बुरी आदत थी। ऐसे लोग पैसे से आसानी से ह्यूमल हो सकते थे। शिंग वंग ने फिर से बैठकर अपने ड्रिंक का एसआईपी लिया और पूरे बूथ में एक अजीब सा साइलेंस छा गया। शिन आने भी शर्म से अपना सिर झुका लिया। जब उसने उसकी तरफ देखा तो शिंग चिंग ने हवा में टेंशन महसूस की और हावन से जवाब की उम्मीद की। शिन आज जो अब शेम और ह्यूमन से भरी हुई थी ने ऑकवर्ड अपने लिए बहाना बनाकर बूथ से बाहर निकलने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उसे आज रात एक अर्जेंट काम था। लेकिन जैसे ही वो बूथ से दूर गई, वो टीयर्स में डूबी हुई दौड़ पड़ी। मीनवाइल शिंग वंग बस टेबल पर पड़े डाइस से खेल रहा था। उसने चिंग चिंग और हावन को कहा कि वो मजे करें क्योंकि वो वैसे भी पूरे बार का टैब उठा रहा था। लेकिन उनकी मस्ती में खल तब पड़ी जब एक और लड़की ने हवन को पहचान लिया। उसने पूछा, क्या हवन का स्ट्रीम आज फेल हो गया और क्या वह अपने दुख भुलाने के लिए यहां आई है? उस लड़की ने जोर देकर कहा कि हावन का टॉप फैन अब कम पैसे खर्च कर रहा है। हावन अभी ही काम से निकली थी और वो क्लब में ये सब बातें नहीं करना चाहती थी। मिस स्ट्रेंजर ने उसे परेशान करना जारी रखा, ये कहते हुए कि हावन इनोसेंट एक्ट कर रही है और अपनी चार्म्स दिखा रही है। एक फॉल्स सेंस ऑफ प्योरिटी के साथ आखिरकार तंग आकर हावन ने उस लड़की का हाथ झटक दिया और गुस्से में उसकी तरफ घूरने लगी। शिंग वांग ये सब शांतिपूर्वक देख रहा था। उस अजनबी लड़की ने जाने के बजाय बूथ में बैठकर ये प्रपोज किया कि उन्हें इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और साथ में स्ट्रीम करना चाहिए। फिर जने लाइव जाकर अपने व्यूज का स्वागत किया और हाउन को इंट्रोड्यूस किया। उसने अपने व्यूवर से पूछा कि क्या वो बार में एक लाइव पीके देखना चाहेंगे। जी ने हेल्पलेस एक्ट करते हुए चैट को बताया कि हावन चैलेंज लेने के मूड में नहीं है और उन्हें कन्विंसिंग की बाढ़ आ गई और सबने हावन से चैलेंज लेने की रिक्वेस्ट की। जी ने पूरा सीन सेट कर दिया था। उसके बड़े फैंस तैयार थे उसे सपोर्ट करने के लिए ताकि वो फाइनली हवन को टॉप डांस स्ट्रीमर के रूप में पीछे छोड़ सके। बस थोड़ी ही देर में उसके टॉप फैंस एक्शन में आने वाले थे। इस बीच हवन को एजेंसी से फोन आया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एग्जीक्यूटिव्स ने उस पर प्रेशर डाला कि वो तुरंत लाइव जाए और इस ट्रेंडिंग मौके को हाथ से ना जाने दे। भले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हायर अपस ने ऑलरेडी प्रमोशन के लिए पैसे दिए थे और अगर वो स्ट्रीम नहीं करती तो इसके नतीजे भुगतने पड़ते। जब जी अपने चैट को एंटरटेन कर रही थी, हावन उदास होकर आई और मजबूरी में चैलेंज लेने के लिए तैयार हुई। उससे पूछा गया कि क्या वो डर रही है तो टॉप डांस स्ट्रीमर ने बस नंबर 2 से कहा कि शुरू कर। दो लोग डांस फ्लोर से हट गए ताकि दोनों को अपनी लड़ाई के लिए काफी स्पेस मिल सके। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, दोनों ने कैमरा के लिए एक ग्रेसफुल पोज लिया। चिंग चिंग अपने फोन पर चैट मॉनिटर कर रही थी और देखा कि स्क्रीन पर रॉकेट्स और यॉट्स उड़ रहे थे। हावन धीरे धीरे चैलेंजर से हारने लगी थी। आप जी के बारे में कुछ भी कहो, लेकिन वो अपने पी की चैलेंज के लिए एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस वुमन थी। दूसरी तरफ हावन पहले से ही पूरी तरह फिट महसूस नहीं कर रही थी। उसके कुछ चैटर्स ने उसके डांस के बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिया। ऊपर से वो डोनेशन वॉर में भी हार रही थी क्योंकि उसका टॉप फैन ब्रदर जी चैट में मौजूद नहीं था। ये सेटअप देखकर शिंग वंग को तुरंत समझ में आ गया कि जी ये सब डर्टी गेम खेल रही थी और हावन को कॉर्नर कर रही थी। हावन सपोज थी कि वो अपने कैटेगरी की अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 थी, लेकिन डोनेशंस में उसे पूरी तरह से क्रश किया जा रहा था। लेकिन किस्मत से आउटकम अभी भी
अनसर्टेन था और हावन की साइड से पहला रॉकेट टिप आने के बाद कंपटीशन में ट्विस्ट आ गया। ये डोनेशन एक मिस्टीरियस फिगर जिसे बस बिग ब्रदर के नाम से जाना जाता था की तरफ से आई थी। हावन सच में उस जनरस डोनेशन के लिए थैंकफुल थी और उसने अपने एनोनिमस बेनिफैक्टर को धन्यवाद दिया। लेकिन डोनेशंस यही नहीं रुके, दूसरा, तीसरा और चौथा रॉकेट भी आए, जिसने कंपटीशन में हावन की पोजीशन थोड़ी मजबूत कर दी। उधर जी को चिंता होने लगी कि कहीं हावन वापस बाउंस ना कर जाए और अपनी डोमिनेंस जारी ना रखे। उसने कभी हावन की चैट में किसी हिडन बिग ब्रदर का नाम नहीं सुना था, इसलिए ये उसके लिए परेशान करने वाली बात थी। लेकिन इस चालाक लड़की के पास एक रैबिट फैन बेस था जो उसे जिताने के लिए अपनी जेबें खाली करने के लिए तैयार था। भले ही वो अपने सपोर्टर्स को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर प्रेशर साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ भावन अपने फोन स्क्रीन को शौक में बस देख रही थी, क्योंकि रॉकेट्स आते ही जा रहे थे। अब हर कोई यही सोच रहा था, आखिर ये बिग ब्रदर है कौन? उसने कुछ ही समय में मिलियन से ज्यादा डोनेट कर दिया था। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद उसकी एजेंसी जबरदस्ती उसे प्रमोट कर रही है, लेकिन एक ही टैलेंट पर इतना पैसा खर्च करना अनलाइक था, क्योंकि प्लेटफॉर्म से पृथक का मैसिव कट लेता है। शिवांग बस दूर से देख रहा था। वो अब इस कमोशन से बोर हो चुका था। उसकी सिस्टम ने उसे और मिलियन का रिवॉर्ड दिया था, क्योंकि उसने बिना किसी दिखावे के पैसे पानी की तरह बहाए थे। हावन ने डांस करना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन बिग स्पेंडर की तरफ से टिप्स आनी बंद नहीं हुई थी। कुछ लोग तो यहां तक सोच रहे थे कि शायद किसी बच्चे ने गलती से फोन उठा लिया और लगातार टैप कर रहा था, लेकिन असल कल्प्रिट था जो कोवली अपने फोन पर टैप कर रहा था, और हर टैप एक बेहिसाब अमाउंट ऑफ मनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। स्ट्रीम अब ट्रेंडिंग पेज के टॉप पर पहुंच चुकी थी। नए व्यूवर्स मिलियनेयर की इस फ्लेक्स को देखने के लिए आ रहे थे, यहां तक कि जब हावन ने कहा कि क्या वो थोड़ी देर के लिए सांस ले सकती है, तब भी रॉकेट्स आना बंद नहीं हुए। अब तक से ज्यादा रॉकेट्स भेजे जा चुके थे। इस छोटे से पीके कंटेस्ट में जी के डायमंड लेवल बिग शॉट्स ग्रुप में केस मच गया था, क्योंकि वो एक अकेले बिग स्पेंडर से हार मानने को तैयार नहीं थे। अपनी गर्ल को जिताने के लिए उन्हें भी बड़ी रकम लगानी पड़ी। इसी वजह से जी की प्रोग्रेस बार ने भी वापसी करना शुरू कर दिया, क्योंकि रॉकेट्स एक के बाद एक लॉन्च होते गए। उसने अपने बड़े सपोर्टर्स टाइम रिवीलर और ओल्ड कैंग को उनके कंटिन्यूड सपोर्ट और रॉकेट्स के लिए प्यारा सा थैंक यू कहा। उसके एक टॉप फैन ने पहले उससे एक प्राइवेट वीडियो की रिक्वेस्ट की थी। वो काफी रिच और जनरस था, तो उसे हीरो बनने का मौका मिस नहीं करना था। वो बंदा था बॉस्टन, और जैसे ही वो हवन की साइड से रॉकेट वॉर में ज्वाइन हुआ, विक्ट्री काफी करीब नजर आने लगी। शिंग वैंग क्वाइट अपने आप में हंसा। बैठकर उसने अपना फोन देखा और जितना फास्ट हो सके स्क्रीन पर टैप करने लगा। इतनी जल्दी जल्दी टैप करने का मतलब था हावन के लिए, और रॉकेट्स भेजना सिस्टम ने उसे कांग्रेस किया कि वो हावन की चैट में नया टॉप बिग ब्रदर बन गया है, और उसे और मिलियन का रिवॉर्ड दिया। बैंक अकाउंट में बूस्ट मिलने के बाद शिंग वंग ने अपनी वेल्थ शो ऑफ करनी जारी रखी और रॉकेट भेज दिए। ये छोटा कंटेस्ट उसके सिस्टम के लिए प्रैक्टिकली एक इन्फिनिट मनी ग्लिच जैसा था। आखिरी सॉन्ग खत्म होते होते हावन को पीके मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया गया। उसने सभी को थैंक यू कहा जिन्होंने उसे सपोर्ट किया, खासकर इस नए बिग ब्रदर को। सेलिब्रेशन के एंड में बिग ब्रदर ने हावन को बधाई देने के लिए और रॉकेट भेज दिए। इस आखिरी डोनेशन ने शिंग वांग को पूरे प्लेटफॉर्म पर टॉप डेली डोनेटर बना दिया। इससे उसे और मिलियन मिल गए, और रॉकेट भेजने की मेहनत के लिए मिलियन और ऐड हो गया। हावन ने पोलाइट बिग ब्रदर को थैंक्स कहा, जिसने उसकी पीके मैच जीतने में मदद की और बहुत सारा अटेंशन भी लाया। ये पहली बार था जब उसने मिलियंस ऑफ लाइव व्यूवर्स को एक साथ देखा था। वो ग्रेटफुल थी, लेकिन उसने ये कहते हुए एंड किया कि सभी लोग अपने पैसे के लिए मेहनत करते हैं और उन्हें ऐसे एक स्ट्रीमर पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसकी की इस ह्यूमिडिटी ने उसके ऑडियंस को और भी ज्यादा अट्रैक्ट किया। यही एक सिंपल और सच्ची लड़की की चार्म होती है। जी ने हार मानकर अपने फोन को घुरा। उसने जितनी भी मेहनत की थी वह सब एक सिंगल डोनेटर के सामने बेकार हो गई। आखिर में उसने सिर्फ हावन की फेम और बढ़ाने में मदद की थी।
उस लड़की को एक ही बार में दसियों करोड़ का डोनेशन मिल गया था। ये एक सिंगल डे अचीवमेंट थी जिसे टॉप स्ट्रीमर्स भी आसानी से हासिल नहीं कर सकते थे। कंटेस्ट खत्म होते ही शिंग वैंग अपनी सीट से उठकर जम्हाई लेने लगा। बस अब बिस्तर में जाकर आराम करने का मथा उसने जी को एक कोने में उदास बैठे पाया और उसकी तारीफ की कि उसके पास इतने सारे बिग ब्रदर्स हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। उसने उसे इनकरेज किया कि हार्ड वर्क करें और शायद कभी हावन को सरपास कर जाए। हार के बाद यह सुनना डेफिनेटली कड़वा था चिंग चिंग, और हावन को पता था कि जी अब क्लब के बीच में अपनी लाइफ चॉइसेज रिकंसिडर कर रही थी। वही तीनों की पार्टी बाहर निकल चुकी थी। बाहर आते ही चिंग चिंग जी की ह्यूमिन के बारे में बात करना बंद ही नहीं कर पा रही थी। वो बस खुश थी कि कारमा ने अपना काम कर दिया और जी का प्लान उल्टा पड़ गया। वो खुद एक स्ट्रीमर होने के नाते वह इस सुपर रिच बिग ब्रदर से इंप्रेस थी जो ऐसे पैसे खर्च कर सकता था जैसे वो प्लेटफॉर्म का नंबर 1 टाइकून हो। सरप्राइजिंगली हवन बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रही थी। उसने कन्फेस किया कि उसे खुद इसके लायक नहीं लग रहा था। एक फैन जिसने उसे कभी स्ट्रीम पर देखा भी नहीं था, उससे इतने दसियों मिलियन उसके बैंक अकाउंट में आ गए थे जो उसे असहज कर रहा था। चिंग चिंग ने उसे कहा कि अब तो जाग जाओ और इस गॉड सेंड डोनेटर की कद्र करो। चिंग चिंग खुद भी उस जनरस बिग ब्रदर के करीब जाना चाहती थी। उसने हावन से उसकी यूजर आईडी ली और बेझिझक उस बड़े टिपर को एक प्राइवेट मैसेज भेज दिया। जैसे ही उसने सेंड किया, शिवांग का फोन नोटिफिकेशन के साथ चमक उठा। जब रिंगटोन बजी तो लड़कियां सस्पिशंस नोटिफिकेशन था, इसलिए यह काफी बड़ा कंकड़ जस लग रहा था। होवेन को भी लगा कि शिंग वांग का इस पूरी सिचुएशन से कुछ कनेक्शन हो सकता है। उसने डिनायर की कोशिश की कि वो बिग ब्रदर नहीं है, लेकिन कोई बिलीवेबल कवर स्टोरी तैयार ना होने की वजह से उसे झूठ बिलीवेबल बनाना मुश्किल हो रहा था। शिंग वांग ने क्लेम किया कि वो बस अलग अलग बिजनेसेस के प्राइवेट मैसेजेस से डील कर रहा था, लेकिन कुछ देर पहले ही उसने मिलियंस खर्च किए थे और बिग ब्रदर बनने के लिए इंसान के पास कम से कम बिलियंस होने चाहिए। इस रीजनिंग का यूज करते हुए शिंग वांग ने प्रिटेंड किया कि वो मिनटों में करोड़ों खर्च करने की हैसियत नहीं रखता। चिंग चिंग ने भी ये बात नोटिस की कि बिग ब्रदर वांग और शिंग वांग के नाम में काफी सिमिलरिटीज है। टॉपिक चेंज करने के लिए और दिन को रैप अप करने के लिए हावन ने उसे ऑफर किया कि वो उसे घर छोड़ देगी क्योंकि वो एल होन न्यू सिटी के पास रहता था जो उसके रास्ते से काफी दूर था, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि वो बस एक कैब ले लेगा उनका घर जाने का प्लान तब अचानक से इंटरप्टेड हो गया जब एक ड्रंकन आदमी क्लब से स्टम्बलिंग करते हुए बाहर आया और पूरे सीन में एक टेंस एटमॉस्फेयर पैदा कर दी। हवन की डिफीटेड रिएक्शन देखकर लग रहा था कि वो इस आदमी को पहले से जानती थी। असल में हर कोई इस आदमी को जानता था। वह शिंग वांग का पुराना बॉस था। उस आदमी ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया कि अनएम्प्लॉयड लोगों को बार्स में नहीं आना चाहिए और औरतों पर निर्भर होकर पैसे नहीं खर्च नहीं चाहिए। हावन ने तुरंत जवाब दिया कि आज रात वो सब लोग शिंग वांग पर डिपेंड कर रहे थे। डिनर और ड्रिंक्स के लिए ड्रंक बॉस ये सुनकर हैरान हो गया। उसे ये बात पूरी तरह से रिडिकस लगी। उसने हावन की बात को इस तरह लिया जैसे वो शिंग वांग की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हो। ड्रंक बॉस ने आगू किया कि सबका बिल किसी मिस्टीरियस पर्सन ने पे किया है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि शिंग वांग ने लड़कियों को ड्रिंक्स के लिए ट्रीट किया हो। उसने शिंग वांग को बार बार पूर मैन कहकर बुलाया जो सिर्फ मीठी बातें करके औरतों को इंप्रेस करता था। चिंग ने भी इंटरव्यू किया और इंसिस्ट किया कि शिंग वांग ने सच में सब कोड रिंग्स पर ट्रीट किया था। ड्रंक बॉस ने तुरंत उस पर गुस्से से चिल्लाया और कहा कि उसे चुप रहना चाहिए। उसने चिंग चिंग को बोला कि वो थोड़े से फैंस पाने के बाद खुद को ज्यादा समझने लगी है, जबकि वो सारे फैंस फेक हैं। ये कमेंट सुनकर केयरफ्री चिंग चिंग चौंक गई और थोड़ी कंफ्यूज भी हो गई, जिससे उसकी वल्नरेबल साफ नजर आने लगी। उसे तरीके से ये एहसास दिलाया गया कि उसकी सक्सेस पूरी तरह से उसकी अपनी नहीं थी और इसने उसकी कॉन्फिडेंस को हिला दिया। ड्रंक बॉस ने प्राउडली रिवील किया कि कंपनी ने चिंग चिंग की प्रमोशन पर काफी पैसा खर्च किया है, यहां तक कि फेक फॉलोअर्स भी खरीदे हैं। उसने बस अपना मेकअप किया है
जबकि उसने कोई भी एड डील सिक्योर नहीं की। एसेंशियली चिंग चिंग एक लॉस मेकिंग एसेट थी। अनलाइक हावन, जो एक ही रात के डांस से एजेंसी के लिए मिलियंस कमा सकती थी, बॉस ने बिना रुके सजेस्ट किया कि चिंग चिंग को अपने ट्यूटोरियल्स में कम कपड़े पहनने चाहिए, बजाय इसके कि वो प्यूर होने का नाटक करे। शायद वो डांस स्ट्रीमर की तरह भी कुछ कर सकती है। जहां तक हावन की बात थी, उसने उसे टीवी ड्रामा में स्पोर्टिंग रोल का ऑफर दिया और कहा कि अगर वो उसके साथ एक रात बिताएगी तो वो ये काम करवा सकता है। इससे पहले कि ड्रंक बॉस हवन के करीब आ पाता, शिंग वांग ने जस्टिस के सेंस से भरे हुए उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। पावर स्ट्रगल साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उसने अपने पुराने बॉस की आंखों में आंखें डालकर उसे बताया कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए। नॉइड बॉस ने उसका हाथ झटक दिया और शिंग वांग को लोवाई बुलाया, जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। उसने मजाक उड़ाया, पूछते हुए कि क्या वो हावन को वो सारी रिसोर्सेस दे सकता है जिसकी उसे जरूरत है, जब खुद उसके पास वो नकली एलवी बैग है जिस पर लोगों छपे हुए हैं शिवांग उस ड्रंक की। बकवास सुनकर अनिन उसे सीधा बोल दिया, गेट लॉस्ट। हावन ने उसके डिटरमिन एक्सप्रेशन को देखा और एक स्पार्क महसूस किया। वो बिल्कुल किसी नाइट इन शाइनिंग आर्मरर जैसा लग रहा था। उसने भी खुद के लिए आवाज उठाई। उसकी आवाज टेढ़ी थी और आंखों में गुस्सा, जब उसने धमकी दी कि अगर उसे फिर से हरस किया गया तो वो कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगी। मैनेजर ने उसकी धमकी सुनकर हंस दिया। उसने उसे याद दिलाया कि उसने कंपनी के साथ साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें अभी 1 साल बचा है। अगर उसने अर्ली टर्मिनेशन की कोशिश की तो उसे मिलियन का पेनल्टी देना होगा। आज रात की कमाई और उसके पिछले सेविंग से वो आसानी से इतना पे कर सकती है, ये जानते हुए मैनेजर ही और गुस्से में आ गया। उसने इन्फ्लुएंसर्स को मॉडर्न डे कोटसन्स बुलाया, ये दावा करते हुए कि वो आर्ट नहीं बल्कि अपने शरीर बेच रहे हैं। उसने कहा कि उसे फेक प्योरिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने ये भी कहा कि भले ही वो पेनल्टी पे कर दे, कंपनी हवन को कभी नहीं छोड़ेगी। कोई भी पैसे की ऐसी मशीन को नहीं छोड़ेगा जो लगातार कमाई ला रही हो। अगर उसने रेजिस्टेंस किया तो उसने धमकी दी कि उसे ब्लैकलिस्ट कराना इंडस्ट्री में बहुत आसान होगा। बस एक शब्द से शिंग वंग ने स्ट्रगलिंग हावन की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। उसने प्रोक्लेम किया कि अगर वो कंपनी नहीं छोड़ सकती तो कोई बात नहीं, वो मियाओ मियाओ मीडिया खुद खरीद लेगा। अगर ऐसा हो गया तो कंपनी से जाने वाली हवन नहीं बल्कि ये लिचर मैनेजर ही होगा। यंग मैन की सीरियसनेस ने मैनेजर ही को सोबर कर दिया। फिर उसकी गंदी मुस्कान ने उसकी असली फीलिंगलेस से नहीं, किसी इंफीरियर चीज से बात कर रहा हो। उसने सार्कास्टिकली रिटोर्ट किया कि वो उस बेवकूफ गरीब का इंतजार करेगा कि वो पैसे बचाकर कंपनी खरीदने के लिए आए। उसने बातचीत को एक गंदे स्पिट के साथ खत्म किया और वापस बार के अंदर चला गया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई और उसके सामने शो ऑफ करे, लेकिन डैमेज हो चुका था। पहले वाली चिंग चिंग की एंथू सिजमेक और कंफ्यूजन में बदल चुकी थी। वो सोचने लगी कि क्या उसके सारे व्यूअर सच में फेक थे, सिर्फ बॉट्स और पेड वाचर्स। हवन ने देखा कि उसकी दोस्त एक खतरनाक रास्ते की ओर बढ़ रही थी। चिंग चिंग को अपने लाइव स्ट्रीम फैंस बहुत पसंद थे। वो उन बिग शॉट्स को भी अप्रिशिएट करती थी जो उस पर पैसे फेंकते थे, और ये सोचकर कि कंपनी इसके पीछे है, वो सब कुछ क्वेश्चन करने लगी। थैंकफुली हावन उसकी दोस्त वहां थी। उसे रियलिटी में वापस लाने के लिए चिंग चिंग के मेकअप स्ट्रीम्स को देखने वाले बहुत से लोग थे। वो बस उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, ये सोचकर कि वो सब कुछ कंपनी के कारण हुआ, ताकि वो ओबेडिएंट बनी रहे। हावन को उस कमबैक की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चिंग चिंग को थी। शिंग वांग ने देखा कि दोनों लड़कियां एक दूसरे को कंसोल कर रही थी। हावन ने उसे धन्यवाद कहा उस मैनेजर ही के खिलाफ खड़े होने के लिए। चिंग चिंग ने भी अपनी ओर से चीजें क्लेरिफाई की, भले ही उन्होंने मैनेजर को नाराज कर दिया। अगर ये इंसिडेंट ना होता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि कंपनी अपने टैलेंट्स को इतना नीचा समझती है। चिंग चिंग अब खुद पर तर खाने से थक चुकी थी और बेहद गुस्से में थी। हावन ने शिंग वांग की तरफ मुड़कर कहा कि वो बस एक पुराने कॉलीग है और उसे उसके लिए ऐसे खड़े होने की जरूरत नहीं थी। उसने ब्राइटली मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं,
उसे उस हरामखोर बॉस से पहले से ही चिढ़ थी, तो एक बार एक्सप्लोर करना अच्छा था। हावन भी मुस्कुरा दी। धीरे धीरे उस यंग आदमी का चार्म समझ में आने लगा। ये अभी भी अनश्योर था कि हे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन उसने उसे शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि शिंग वांग अब जब वो खुद के पैरों पर खड़ा है तो वो ऊंचाइयों तक पहुंचे। उस रात को वर्कर्स काफी करीब आ गए थे। जब उन्होंने अपने गुड बाइज एक्सचेंज किए तो उन्होंने एक दूसरे के हाथ शेक किए। दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट बन गया था। हावन और चिंग चिंग वापस घर जाने के लिए चली गई शिंग वंग को सड़क के किनारे छोड़ दिया गया, क्योंकि उसने इंसिस्ट किया कि वो खुद कैब लेगा। वो इतने फोकस में था रॉकेट्स भेजने पर कि उसके बिग ब्रदर होने की पहचान ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन साउंड से रिवील हो जाती। दिन के अंत तक उसका बैंक अकाउंट बैलेंस मिलियन युआन तक पहुंच गया था। इस रफ्तार से वो जल्द ही अरबपति का दर्जा तक पहुंचने वाला था। इस मैसिव लीप को सेलिब्रेट करने से पहले उसने घर वापस जाने के तरीके ढूंढे। ट्रेन की टिकट लेना बहुत नॉर्मल होता तो उसने फ्लाइट बुक करने का फैसला किया। प्लेन टिकट्स काफी महंगी थी, भले ही वो बस एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी। जो ग्रीन ट्रेन उसने पहले ली थी वो बस युआन से थोड़ी ज्यादा थी, तो प्लेन टिकट्स के प्राइस टैग्स देखना काफी शॉकिंग था। शिवांग ने साई किया और बुकिंग कंफर्मेशन पे टैप कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन पे अब स्प्लर्ज करना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शेयर लाइंस ने उसके पॉकेट से युआन स्कैम कर लिए, लेकिन इससे उसका राइड घर तक स्मूदर रहेगा। साथ ही सिस्टम ने उसे फर्स्ट क्लास चॉइस सेलेक्ट करने के लिए का बोनस भी दिया। आज रात के लिए शिंग वंग सीधे डोरम रूम में गया, थोड़ा आराम करने के लिए। इस इवेंटफुल नाइट के बाद उसकी पीसफुल रेस्ट सुबह देर तक खींच गई। वो बेड से सीरीन चिपका रहता अगर उसकी लैंडलेडी की इरिटेटिंग आवाज ने उसे जगह नहीं दिया होता, जो रेंट पेमेंट मांग रही थी। उसकी आवाज सुनकर ही शिंग वंग का शरीर डिस्ट्रेस और नॉयस में उठ खड़ा हुआ। ये हर महीने ऐसा ही होता था। रेंट की ड्यू डेट से एक हफ्ता पहले इस लैंड लेडी को पेमेंट्स के लिए नैग करने के अलावा और कुछ नहीं सूझता था। वो प्रैक्टिकली इस साइकोलॉजिकल टॉर्चर से ट्रामिस था। जितना भी उसने अपने कान बंद करने की कोशिश की, सुबह बजे तक उसने आखिरकार बेड से उठकर प्रॉब्लम का सामना करने का फैसला कर लिया। लैंडलेडी की नॉक्स कभी खत्म नहीं हो रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो लैंडलेडी ये बोलने लगी कि आजकल के लोग कितने आलसी होते हैं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है। बिना उससे बात किए शिंग वांग ने जल्दी से उस क्यूआर कोड को स्कैन किया और पैसे भेज दिए। उसने एक पूरे साल का रेंट एक ही बार में दिया, जिससे स्ट्रिक्ट लैंडलेडी स्टन रह गई। उसके फोन पर यन स्क्रिप्ट रिसीव किया गया नोटिफिकेशन आया, लेकिन उसके हिसाब से ये ब्रोक शिंग वांग के पास इतनी मनी नहीं होनी चाहिए थी। वो शक करने लगी। ट्रांसफर में एक एक्स्ट्रा युआन भी था। शिंग वांग ने बस इसे सर्विस फी बताया ताकि वो साल तक रेंट के लिए उससे नैग ना करे। उसने एक उसके चेहरे पर ली और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ये देव के लैंडलेडी स्पीचलेस रह गई। वो उससे बहस करना चाहती थी, लेकिन उसके पास और कुछ सोचने को नहीं था। शिवांग को आखिरकार थोड़ी शांति मिली और उसने बिस्तर पर वापस जाने का मन बनाया, क्योंकि उसने जो फ्लाइट बुक की थी वो सुबह बजे की थी। तो उसने सोचा कि वो और घंटे तक बिस्तर में रह सकता है। उसके रूममेट जो नीचे की बंक पर था ने पूछा कि क्या वो लॉटरी जीत गया है। वो वास्तव में जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वो फिर से ड्रीमलैंड में चला गया। एक पूरे साल का रेंट और लैंडलॉर्ड डको टिप देना उसके नए हाइट्स दिखा रहा था। इसके लिए सिस्टम ने उसे सैंग सिटी के स्वान बे में एक विला दिया। कितना भी स्लीपिंग नोटिफिकेशन किसी को भी जगाने के लिए काफी था। उसने सिस्टम के मैसेज को ध्यान से पढ़ा ताकि सुनिश्चित कर सके कि उसने सही पढ़ा है। अब ना सिर्फ उसके पास एक घर था, बल्कि उसके पास अपने नए विला की कीज भी थी। उसका रूममेट उसे अजीब नजरों से देख रहा था। शिंग वांग ने अपने बिस्तर से उठकर लॉगिन करने की प्रक्रिया शुरू की। उसके बंक मेट ने पूछा कि वो इतनी जल्दी किस चीज के लिए जा रहा है। शिंग वांग ने दरवाजे की ओर दौड़ते हुए अपने रूममेट से बस इतना कहा कि वो आखिरकार घर जा रहा है। उसका पहला स्टॉप एयरपोर्ट था और वो थोड़ी देर तक वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो वहां बिजनेस संभालने वाला था। उसका रूमी उसके पीछे दौड़ते हुए उसे याद दिलाया कि अपना सामान पैक करना मत भूलना, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो बस घर जाने
और अपनी मां के लिए एक वीआईपी हॉस्पिटल रूम का इंतजाम करने पर केंद्रित था। पिता बीमार मां के लिए सेब छील रहे थे। पिता ने बताया कि उनका बेटा आ रहा है। वो लड़का इतना एक्साइटेड था कि उसने 1 लाख युवान भेज दिए, जिसे उसने अलग तौर पर पार्ट टाइम काम से कमाया। मां चिंतित थी कि उनका बेटा इलीगल चीजों में पड़ रहा है ताकि वो इतनी राशि कमा सके। पिता बस हंस पड़े, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। शिंगवंग, जो कि एक रिच ब्लड गिगा चैट था, कमरे में एंट्री करते ही अपना फ्लैश एंट्रेंस दिया। उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी। जब उसने पूछा कि मां कैसी है, वो एक अच्छा बेटा था जो नहीं चाहता था कि उसकी मां को कोई डिस्कम्फर्ट हो। उसने अपने बेटे को आश्वस्त किया कि वो ठीक है, उसे सिर्फ अपनी बीमारी के लिए माइनर सर्जरी की जरूरत थी। लेकिन उसकी विटल्स प्रोमिसिफाई थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो अस्पताल तक दौड़ कर आए हो उनके पसीने की वजह से। जब उन्होंने अपने बेटे को छिल्लर दिया तो पिता ने चिंतित होकर पूछा कि काम कैसा चल रहा है और क्या उसे लीव लेने के लिए। बॉसेली शिंगवांग ने ईमानदारी से जवाब दिया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है। पहले तो उसके माता पिता इस ड्रास्टिंग शॉक्ड हुए। कोई भी माता पिता इस तरह की प्रतिक्रिया करते, लेकिन उन्होंने उसे ऐसा करने के लिए रेपमत था कि उनका शिंगवांग हमेशा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उन्हें यह भी पता था कि उसने शहर में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वो घर पर अच्छे से आराम कर सकता है और अच्छा खा सकता है। अचानक शिंगवांग की चिंताएं उसके माता पिता के रिएश्योरिंगली पिघल गई। वे सच में उसकी सेफ हार्प थे। वे हमेशा उसके लिए समझदारी और समर्थन वाले रहे थे। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या मेडी बिल्स सही से सेटल हो गए हैं। पिता ने बताया कि कल उनके कॉल के बाद ज्यादातर उधार ली गई मनी चुका दी गई थी। वो यहां तक कि लाख युवान वापस शिंगवंग को ट्रांसफर करना चाहते थे ताकि वो अपने लिए खर्च कर सके, क्योंकि आजकल के यंग मैन को कई चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है। शिंगवंग ने मना कर दिया और कहा कि पिता इसे अपने खर्चों के लिए रख ले और बाकी अनपेड डेट्स को वो जल्दी से चुका देना चाहता था। यह सुनकर पिता थोड़े ऑकवर्ड महसूस करने लगे जब उन्होंने उस रिश्तेदार का जिक्र किया जिससे उन्होंने उधार लिया था। पिता के व्यवहार को देखकर शिंगवांग को पहले से ही इस कर्ज के बारे में बुरा लगने लगा। यह संभव था कि उसके पिता ने अपने अंकल से लोन लिया था और यह कोई अच्छा विचार नहीं था। उसने उस कमरे से तुरंत बाहर निकल जाने का इरादा किया ताकि वो उन लोगों को तुरंत चुकता कर सके। पिता ने तर्क किया कि वो जल्दी ही उन्हें चुकता करने का रास्ता ढूंढ लेंगे, इसलिए शिंगवंग को सिर्फ रिलैक्स करना चाहिए। वो जानता था कि उसका बेटा मेहनत करता है पैसे बचाने के लिए और वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे का भविष्य खराब हो। बेटे को बहस करते देखकर मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बीमारी के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया और परिवार पर बोझ बनने का दोषी महसूस किया। उसे पता था कि उसका बच्चा शहर में कितनी मेहनत कर रहा था, फिर भी वो मेडिकल खर्चों के लिए चिंतित था। शिवांग की आदत थी कि वो नियमित रूप से अपने माता पिता को पैसे भेजता था, जबकि वो घर से दूर कठिनाई भरी जिंदगी जीता था। उसे रेंट, सोशलाइज और बाकी सब चीजों के लिए पैसे चाहिए थे, फिर भी वो हमेशा परिवार को पहले रखता था। मां के आंसुओं को देखकर शिंगवंग ने अपनी पूरी कोशिश की कि उसे आश्वस्त कर सके कि वो अपनी सेहत को अनदेखा नहीं कर रहा। और अब जब उसके पास एक नया लुक्रेटिव पार्ट टाइम जॉब था जिसे वो सिस्टम कहता था, तो खर्चों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बिना किसी चिंता के अपनी मां का इलाज करवाने के लिए सबसे अथॉरिटेटिव स्पेशलिस्ट को भी ले सकता था। लेकिन फिलहाल वो सच में अपने अंकल के पास जाकर उस नाटी डेट को चुकता करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वे लोग के साथ फेवर्स पर निर्भर रहे, खासकर उनके रिश्तेदारों के साथ। अपनी मां को आश्वस्त करने के बाद शिवांग अस्पताल से बाहर निकला और एक ट्राइक ड्राइवर का सामना किया। उसने ट्राइक के पीछे कूदकर ड्राइवर से कहा कि उसे तुंग रोड ले जाए। इंजन गरज उठा और वे खुशी से जाने लगे। पीछे बैठकर शिंगवंग ने सड़क की खराब क्वालिटी को महसूस किया। उसे याद था कि इस जगह पर सड़क की क्वालिटी इतनी खराब नहीं होनी चाहिए थी। उसने जिज्ञासा पूर्वक ड्राइवर से पूछा कि राइड इतनी बम्पी क्यों है, जबकि वहां सड़क मरम्मत प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था जो साल पहले शुरू हुआ था। खैर,
सरकार ने मरम्मत शुरू की, लेकिन उन्होंने इसे पहले से भी बदतर बना दिया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिलकर पैसे लेकर आधे रास्ते से भाग गए, जिससे सड़क टॉन और अनफिनिश्ड रह गई। इस स्पष्ट इनकम्पेटेबल का गुस्सा बढ़ गया। इस जगह के हायर अब सच में लॉलेस थे। कहीं दूर एक गरीब क्षेत्र में चीजें हमेशा कठिन होती थी। वो ये सोचने से रोक नहीं पाया कि अगर उसका परिवार फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता तो वो हमेशा के लिए इस हेलहोल टाउन में स्टक होता। लंबी और बम्पी राइड के बाद शिंग वंग ने उस दयालु ड्राइवर को वी चैट से 5 युआन ट्रांसफर किया ताकि उसे याद दिला सके कि वे चाइना में हैं। शिंग वंग ने सामने उस लग्जरियस हाउस को देखकर नाखुशी से देखा। वे रिश्तेदार होने के बावजूद ये लोग वर्ग मीटर के मकान में रहते थे, जबकि उसके परिवार के पास केवल कुछ 2 दर्जन वर्ग मीटर का ब्रिक और कंक्रीट का घर था। अगर ये लोग उसके दादा की रिलोकेशन कंपनसेशन से सारा पैसा नहीं लेते तो उनके परिवारों के बीच इतनी बड़ी गैप नहीं होती। अब उन्हें मेडिकल खर्चों के लिए भी उधार लेना पड़ रहा था। उसने अपने दांत पीसे और जोर से गेट पर खटखटाया। अचानक एक खूबसूरत युवा लड़की, जिसके लाल बाल थे और कपड़े कुछ सस्पिशंस, नाम था वांगजू, लेकिन वो पहली बार उसके चाचा के घर में क्यों थी? जब उसने ये सवाल पूछा तो वांगजू बस वही खड़ी रही जैसे उसे कोई ठीक ठीक जवाब नहीं मिल रहा हो। लेकिन तभी शिंग वंग का चचेरा भाई भी वहां आया, जिसका चेहरा इतना पंचवर्दी था कि बस देना चाहिए था। उसने वांगजी को अपने कंधे पर लपेट हुए घमंडी तरीके से बताया कि वांगजी अब शिंग वंग की भाभी बनने वाली है। अब शिंग वंग को उनकी रिश्तेदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस ये देखना था कि उसका चाचा घर पर है या नहीं, ताकि वो कर्ज चुका सके और बस खत्म कर सके। वांगजी ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और सोचा कि शायद शिंग वांग इतना कोल्डली व्यवहार कर रहा है क्योंकि वो अभी भी उसकी तरफ आकर्षित है। जब उसने अपनी लड़की को अपने चचेरे भाई की ओर कोमलता से देखा तो बेशर्म चचेरा भाई ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने उसे डराते हुए याद दिलाया कि वो अब उसकी पत्नी बनने वाली है, इसलिए उसे अपनी आंखें इधर उधर नहीं घुमानी चाहिए। उसने आश्वासन दिया कि वो सिर्फ ये देख रही थी कि शिंग वांग कितना गिरा हुआ है। वो एक भी ब्रांडेड आइटम पहने हुए नहीं था। शिंग वांग ये दावा करता है कि वो बड़े शहर में रहता है, फिर भी वो पीछे जा रहा है। वांगजी को लगता था कि गांव बहुत बेहतर है, वहां उसका पति कभी भी अदिदास और नाइकी पहन सकता था। उसका भाई तो सैकड़ों करोड़पतियों के सामने अदिदास और नाइकी पहन रहा था। बेवकूफ जोड़ा शिंग वांग को अंदर जाने देते हैं और वो अपने चाचा को शानदार लिविंग रूम में कुछ दोस्तों के साथ कार्ड खेलते हुए पाता है। चाचा ने अपने भतीजे का परिचय उसके दोस्तों से दिया और उनकी आवाज में स्पष्ट रूप से तुच्छ होता का संकेत था। मजे में राइडिंग करते हुए गांव के लोग पूछते हैं कि क्या शिंग वांग बड़े शहर में अच्छी कमाई कर रहा है। उन्हें पता था कि कुछ लोग बड़े शहरों में जाकर लाखों कमा रहे। चचेरा भाई ने धक्का देते हुए सबको बताया कि शिंग वांग इतना सफल है कि वो महीने में केवल युआन कमाता है, जबकि वे गांव में पुरानी औरतों को में सुअर खिलाने के लिए रखते हैं। उसने अपने चचेरे भाई का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि उसकी बचत कितनी है। शहर में अत्यधिक किराए के चलते शायद वो सुअर खिलाने वालों से भी कम घर ले जा रहा है। शिंग वांग ने परेशान करने वाले चचेरे भाई को अनसुना किया और सीधे काम पर गया। उसने अपने चाचा से कहा कि वो कर्ज चुकाने आया है, न कि छोटे मोटे बातों में समय बर्बाद करने। लेकिन चाचा अपने कार्ड में बहुत व्यस्त था। ऐसा लगता था कि वो जीत रहा था। चाचा ने आश्वासन दिया कि उसे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझता था कि शिंग वांग के परिवार के लिए ये कितना मुश्किल है। वो वैसे भी ब्याज लेगा, तो ये कोई चैरिटी नहीं है। शिंग वांग ने आराम से बात करने की कोशिश की, लेकिन चाचा ने बस उसका पैसा लेने से मना कर दिया। वे सब समझते थे कि वो पैसों की तंगी में है, लेकिन हमारा लड़का अड़ल था। वो इस घर से तब तक नहीं जाएगा जब तक कि कर्ज चुकता ना हो जाए। अंत में चाचा उसकी जिद के आगे झुक गया और यहां तक कि एक किस्त योजना का प्रस्ताव दिया। जब उसने अपने बेटे दाई से लाल किताब लाने के लिए कहा, चचेरा भाई दाई ने शिंग वांग को लाल किताब दी और एक पल के लिए उसने सचमुच चाहा कि उसका चचेरा भाई इस कर्ज के बारे में आराम करे। उसने विश्वास किया
कि खून पानी से गाढ़ा होता है, लेकिन चाचा ने कहा कि परिवार का कॉलेज ग्रेजुएट बहुत घमंडी है और अपने रिश्तेदारों का पैसा नहीं लेना चाहता, जबकि उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कुछ ही पल बाद शिंग वांग ने अपने चाचा के खाते में युआन ट्रांसफर किया ताकि कर्ज और ब्याज चुकता हो जाए। चाचा ने जल्दी से अपने संगीत की ओर देखा और जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि उसने ये पैसा कहां से लिया। शिंग वांग दरवाजे की ओर बढ़ा और बस इतना कहा कि उसने ये शहर में काम करके कमाया चचेरा भाई दाई ने मौक किया और अनुमान लगाया कि शिंग वांग सिर्फ अपनी मां की तकलीफ पर घमंड कर रहा है। इस समय डिग्निटी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनके जीवन और बचत का सवाल बन सकता था। सच है, ये कुछ दिन पहले सच हो सकता था, लेकिन अब ये मामला नहीं था। वांग जी ने अपने आदमी को अपनी बाहों में लपेट लिया और शिंग वांग को फेयरवेल देने का प्रपोजल दिया। उसने कहा कि वो चाहती थी कि वो उसके साथ किसी भी गलतफहमी को साफ कर ले, ताकि अब जब वे परिवार बन रहे हैं तो कोई अजीब होता ना हो। दाई को ये आइडिया पसंद आया। वो चाहता था कि उसकी लड़की शिंग वांग को उसके औकात के बारे में बताए। वो तेजी से उसके पीछे दौड़ी। वांग जू ने हिम्मत की कि उसे बताए कि उसे उसके लिए जो पुराने फीलिंगलेस, वे अब एक दूसरे को नहीं जानते, वे दोनों बचपन के दोस्त थे। वे साथ बड़े हुए और उसे पता था कि वो उसे पसंद करता था, लेकिन उसने उसे हमेशा छोटे भाई के रूप में ही देखा। जल्दी ही वो तोई से शादी कर रही थी, इसलिए सबसे अच्छा होगा कि शिंग वांग उसके प्रति अपनी फीलिंगलेस, उसने उस चुड़ैल को देखा जैसे वह दुनिया की सबसे भी गलतफहमी पाल रखी हो। इस लड़की को इतनी हिम्मत थी कि वो उसे पूरा भाषण दे रही थी, जबकि वो उसकी कोई परवाह नहीं करता था। इशारा न समझने पर वांग जी, उसने कहा कि यदि लोगों को उसके लिए उसके फीलिंगलेस और परिवार की प्रतिष्ठा के लिए बुरा होगा, ये सामान्य नैतिकता के खिलाफ होगा। शिंग वांग अब अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसने खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश की और वांग जी की और देखा। उसने ये कहा कि वो एक बार आईने में देख ले। निश्चित रूप से वांग जी ऐसे शब्दों से गुस्सा हो गई, लेकिन शिंग वांग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने स्थिति को पूरी तरह से अलग तरीके से देखा। वांजू कभी उसकी बचपन की स्वीट हार्ट नहीं थी, बस एक दोस्त जिसके साथ वो बचपन में गोबर फेंक के मजा लिया करता था। उसे याद आया कि वो बचपन में कितनी दयालु थी और उसने उम्मीद की कि वांग जी गरीबों से नफरत नहीं करेगी और अमीरों को पसंद नहीं करेगी, बल्कि वो मेहनती और खुशमिजाज होकर सबके प्रति प्यार से पेश आएगी। भले ही उनकी दौलत कितनी भी हो, दुर्भाग्य से हकीकत में वह उसके चाचा जैसे अन्य लालची लोगों से अलग नहीं थी। अब वो ये नहीं प्रिटेंड करने वाला था कि उसे उससे नफरत नहीं थी। वांग जी ने इन शब्दों को अपनी तरह से समझा, ये मानते हुए कि वो ये कह रहा था क्योंकि उसने उसे पत्नी नहीं बनाया, इसलिए वो गुस्सा था और उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो उसे माफ करने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो जल्दी ही उसकी भाभी बनने वाली थी और वो नहीं चाहती थी कि उनके बीच लड़ाई हो। पास को पास ही रहने दो, चाहे जो भी हो। शिंग वांग को ये जवाब सुनकर काफी हैरानी हुई और क्या उम्मीद कर सकते थे किसी और लालची लड़की से। उसे अब इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था और वो फटाफट वहां से निकलने लगा। ये एटीट्यूड देखकर वांग जी और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने फ्रेंडली होने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसका पेशेंस खत्म हो गया था और अब वो नाटक करने वाली नहीं थी। उसने तेजी से शिंग वांग के सामने खड़े होकर पूछा कि वो क्या करने का सोच रहा है। क्या सच में उसे उम्मीद है कि वो किसी काबिल बन पाएगा सिर्फ इसलिए कि उसने किसी सेकंड रेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है और शहर में रह रहा है? ये सब बेकार है, और चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो अपने कजिन जितना अमीर कभी नहीं बन पाएगा। वांजू को लगता था कि उसने काफी टाइम पहले समझ लिया है कि दुनिया कैसे चलती है। अमीर लोग जैसे उसका अंकल आराम से आलीशान घर में रह सकते हैं, सैकड़ों स्क्वायर मीटर के घर में खाते पीते और ऐश करते हैं, जबकि गरीब लोग जैसे शिंग वांग और उसका परिवार छोटे से अपार्टमेंट में रहकर कर्ज में डूबे रहते हैं और काम करते रहते हैं। उसके लिए चॉइस एकदम क्लियर थी, लेकिन यहां भी वो नहीं रुकी और शिंग वांग की मां के बारे में भी बात किया, जो हमेशा बीमार रहती है।
जिससे उनकी हालत हॉस्पिटल के बिल से और भी खराब हो जाती है ना, तो और ना ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो भी हमेशा अच्छी बनने से परेशान हो चुकी थी और खुश थी कि वह ये सब उसके मुंह पर कह सकती थी। बेशक शिंग वांग इस छोटी चुड़ैल से काफी गुस्से में था, जिसने अपनी असली शक्ल दिखा दी थी। उसे तो पता भी नहीं था कि वो क्या कह रही है जब वो सोचती है कि उसका अंकल और कजिन दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं और इस पर गर्व करती है, जैसे ये कुछ मायने रखता हो। असल में शिंग वांग और किसी को भी उसकी और उसके फ्यूचर हस्बैंड की परवाह नहीं थी। अपने बिहेवियर से उसने बस दिखा दिया कि वो एक नार्सिसिस्टिक पेंटेड टोड है। वांजू के पास कहने को कुछ नहीं था और बस उसे देखकर उंगली उठाई और उसे नीचा दिखाने के तरीके सोचने लगी। लेकिन शिंग वांग उससे आगे था। उसके पास कहने के लिए कुछ और था। उसके फ्यूचर हस्बैंड के उलट वो खुद मुख्तार है, कड़ी मेहनत करता है, मेहनती और मोटिवेटेड है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है और लोगों के साथ उनके पैसे के आधार पर व्यवहार नहीं करता। ये सब उसकी कजिन के सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा अच्छा है। वांगजी को पागल बनने की बजाय खुद को शीशे में देखना चाहिए। एक और पैसे की भूखी चुड़ैल को एक्सपोज करने और उसकी जगह दिखाने के लिए सिस्टम ने हमारे हीरो को एक और घर रिवर्ट किया। लेकिन एक बात थी, वो घर जल्दी ही गिराया जाने वाला था। ये थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन शिंग वांग इससे निपटने वाला था। इस बीच वांगजम होने वाली नहीं थी और उस पर उंगली उठाती रही, हर तरह की बेइज्जती करने की कोशिश करती रही। वो तंग आ गया और उसकी उंगली पकड़कर वापस उसकी तरफ मोड़ दी और उसे सलाह दी कि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ इसी घर में रहे और दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। इस पर वो तेजी से उस पागल लड़की से दूर चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो काफी दूर निकल आया, एक कार उसके पास आकर रुकी और जाहिर सी बात है, एक कीचड़ से भरे गड्ढे से उसे छींटे पड़ गए। किसे शक था कि वो कार में उसका कजिन था। वो रुका और शिंग वांग पर हंसने का मौका नहीं छोड़ा। खुद को जस्टिफाई करते हुए कहा कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने की जल्दी में था। आखिरकार उसकी कंपनी को हाल ही में फर्स्ट सिटी कंस्ट्रक्शन ब्यूरो से ऑन ऑर्डर मिला था और अब वो टाउन में रोड्स बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहा था। इसके अलावा उसने शिंग वांग को जॉब ऑफर की, अगर वो चाहे कंस्ट्रक्शन साइट पर हमेशा काम मिल सकता है। शिवांग को तुरंत समझ में आ गया कि शहर की सड़कें इतनी खराब क्यों थी। ये साफ था कि बेटे ने अपने अंकल की करप्शन वाली प्रतिभा विरासत में पाली थी। इस केस में शिंग वांग अपने होमटाउन की मदद करने और इन बदमाशों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से हटाने के लिए तैयार था। ऐसा करने के लिए वो फर्स्ट सिटी कंस्ट्रक्शन ब्यूरो गया और टाउन में नए रोड्स के कंस्ट्रक्शन को स्पॉन्सर कर दिया। अपने कजिन की घपलेबाज रिपेयर की जगह इसके लिए वहां के लोग उसके बहुत आभारी थे और उन्होंने वादा किया कि वो हमेशा उसकी अच्छाई को याद रखेंगे। शिवांग के लिए ये बस एक छोटा मोटा काम था। अब बेशक सिस्टम ने इसके लिए उसे रिवॉर्ड किया। अपने होम टाउन के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए उसे घर दिए गए, यहां तक कि शिंग वांग, जो सिस्टम से मिलने वाले उदार गिफ्ट्स का आदी हो चुका था, भी शौक था। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतने सारे प्रॉपर्टीज के साथ क्या करें। लेकिन सिस्टम उसकी मदद नहीं कर सकता था। ये उसके बिहेवियर पर आधारित एक गिफ्ट था और अब उसे खुद ही डिसाइड करना होगा कि इसका क्या करें। बेशक हमारा हीरो सिस्टम को इसके लिए ब्लेम नहीं करने वाला था। घर होना ना होने से तो अच्छा है ना, लेकिन फिर भी उसने नोटिस करना शुरू किया कि सिस्टम अब ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। पहले उसे छोटे छोटे अमाउंट्स मिलते थे और अब उसे सैकड़ों घर मिल रहे हैं। आगे क्या होने वाला है? क्या पूरी दुनिया की दौलत उसके हाथों में आ जाएगी? इस सवाल का जवाब उसे अभी तक नहीं मिला है और आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर हमारी वीडियो खत्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको करिएगा और अगर इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। और हाँ, मैवा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब अगला पार्ट डले तो तुम्हें पता चले। तो चलो मिलते हैं एक अगले रीकैप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।